कहाँ रह गए थे तुम बासिल? मैं यहाँ कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वो नाराज़ नज़रों से उसे देखते न रूठे लहजे में बोली। आई एम सॉरी जान, थोड़ा बिजी था। बासिल ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। उसको अपने साथ लगाते उसे चेयर पर बिठाता खुद सामने बैठ गया। बासिल ने वेटर को आवाज़ लगाते ऑर्डर लिखवाया। इस दौरान उसका सारा ध्यान बासिल की तरफ ही था। क्या हुआ बासिल, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने बासिल का परेशान चेहरा देखते फिक्रमंद अंदाज में कहा। अनुषे, प्रॉब्लम तो है, लेकिन तुम्हें बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता। बासिल ने अपने लहजे से उस पर मज़ीद परेशानी जाहिर की थी। अनुषे उसको इस तरह देखकर बुरी तरह परेशान हुई। बासिल, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मैं अगर तुम्हारी हेल्प कर सकती हुई तो ज़रूर करूँगी। अनुषे ने मुस्कुराते हुए उसकी परेशानी कम करने की कोशिश की थी। इससे पहले बासिल कुछ कहता, इतने में ही वेटर खाना ले आया। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। बासिल ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते उसको सर्व किया तो अनुषे भी असबात में सर हिला गई थी। खाने के दौरान बासिल को बार बार किसी की कॉल आ रही थी। वो मोबाइल साइलेंट पर करते साइड पर रख गया। अब बताओ बासिल, क्या प्रॉब्लम है? अनुषे ने खाने के बाद फ्री होते उससे पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, बासिल हिचकिचाते हुए बोला। कम ऑन बासिल, हम दोनों कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है हमारे अंदर। तुम जानते हो मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। एक बार तुम सेटल हो जाओ तो अपने मॉम डैड से हमारी शादी की बात करो। अनुषे ने उसका हाथ पकड़ते उसको समझाया। स्टेबल ही तो नहीं हो पा रहा मैं। बासिल उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए बोला। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो बासिल? तुम बेझिझक अपनी परेशानी मुझसे शेयर करो। अनुषे ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। फिर एक नज़र अपने मोबाइल की तरफ देखा जहां उसके मैनेजर की कॉल आ रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दी और बासिल की तरफ मुतवज्जी हुई जब खुद उसका हाथ पकड़ चुका था। अनुषे, तुम जानती हो लास्ट मंथ मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था। बासिल ने हिम्मत जमा करते हुए उसको देखते हुए कहा। अनुषे ने हंकारा भरते उसे मज़ीद बोलने का कहा। तो मुझे उस बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ। आधा लॉस तो मैं रिकवर कर चुका हूँ, लेकिन बाकी लॉस कैसे रिकवर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डैड ने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पार्टनर की ही कॉल आ रही थी जिसको मैंने पैसे वापस करने हैं। उसने अपनी एक हाथ की गिरफ्त अनुषे के हाथ पर मजबूत करते दूसरे से नज़रें झुकाए अपनी पेशानी सहलाई। कितना लॉस रिकवर करना है? अनुषे ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते फिक्रमंद लहजे में कहा। 10 लाख। बासिल ने उसी पोजीशन में बैठे हुए कहा। बस इतनी सी बात, तुम टेंशन नहीं लो। कल सुबह मेरे ऑफिस आकर चेक ले जाना। तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। अनुषे ने उसका हाथ थपथपाया। लेकिन अनुषे, मैं तुमसे कैसे ले सकता? बासिल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए एहतजाज में कहा। तुम क्यों नहीं ले सकते मुझसे बासिल? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। शादी के बाद भी तो तुम्हारा ही होगा। कल सुबह 10 बजे तक आकर चेक ले जाना। अभी मैं चलती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अनुषे उसे कहते अपना मोबाइल और हैंडबैग उठाती वहाँ से चली गई। खाने का बिल वो पहले ही क्लियर कर चुकी थी। उसके जाते ही बासिल पुर इसरार सा मुस्कुराया। मोबाइल पर आती कॉल उठाते मुस्कुराते हुए कान से लगाया। हाँ, पार्टी की तैयारी करो, पैसे कल मिल जाएंगे। वो मुस्कुराता हुआ किसी से बात करता वहाँ से बाहर के जाने पड़ गया। मैम, आपने बुलाया मुझे? वो ऑफिस में इजाज़त मिलने पर दाखिल होता अनुषे के सामने खड़ा था। हाँ रेहान, बासिल के नाम पर 10 लाख का चेक बना दो। वो मसरूफ़ से अपने लैपटॉप पर टाइपिंग करती हुई बोली। रेहान ने परेशानी से उसे देखा। 10 लाख, वो भी बासिल के नाम पर? उसे समझ नहीं आया। एनी प्रॉब्लम रेहान? उसको वैसे ही खड़े देकर अनुषे टाइपिंग छोड़ती उसको देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोली। मैम, 10 लाख का चेक, वो भी बासिल के नाम पर? मेरा मतलब है इतनी बड़ी अमाउंट? रेहान ने परेशान होते हुए पूछा। रेहान, मेरे ख्याल से इस कंपनी के मालिक मैं हूँ। मैं कब कहाँ किसको कितने पैसे देती हूँ तुम्हें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा मैनेजर होने की हैसियत से तुम पर मेरा हुक्माना फ़र्ज है। अनुषे ने गुस्से से सुर्ख पड़ते हुए कहा। वो उससे उसी के पैसे का हिसाब मांग रहा था। ये बात अनुषे को बुरी तरह इश्तिआल में मुब्तला कर गई थी। लेकिन मैम, रेहान ने कुछ कहना चाहा था। बस जो मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए।
अनुषा ने हाथ उठाते हुए उसे मजीद कुछ भी कहने से रोका। ओके मैम। रेहान ने लब भींचते हुए इस बात में सर हिलाया। चेक अभी बनाओ, मैं साइन करके जाऊंगी। 10 बजे मीटिंग है मेरी। फिज़ा मेरे साथ होगी। ये चेक बासिल को तुम ही दोगे। अनुषा ने दांत पीस कर कहा। अब तो उसको ये काम यहाँ अभी ही करके जाना था। वो आज 8 बजे से ऑफिस आई हुई थी। 10 बजे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए उसे जाना था, जिसमें उसकी असिस्टेंट फिज़ा ने उसके साथ जाना था। उसकी हर मीटिंग में उसके 2 गार्ड फिज़ा और रेहान उसके साथ होते, जबकि इस बार वो सिर्फ बासिल को चेक देने के लिए रेहान को यहाँ छोड़कर जा रही थी कि वो खुद तो यहाँ नहीं होगी, और अगर रेहान भी ना हुआ, फिज़ा भी ना हुई, तो बासिल किसी एम्प्लॉय से चेक लेते अपनी इंसल्ट फील ना करे। लेकिन मैम, मैं आपके साथ मीटिंग में जाने वाला था। रेहान ने मुठियाँ बेचते अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा था। रेहान, मुझे बहाने नहीं सुनने, जो मैंने कह दिया वही होगा। अनुषा गुस्से से लैपटॉप बंद करती हुई आई। लैपटॉप बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। मैंने और फिज़ा ने हाफ प्रेजेंटेशन तैयार की है, इसलिए हम दोनों ही इस मीटिंग को मिस नहीं कर सकते। रेहान ने परेशानी से कहा। उसने तो फिज़ा की मदद के लिए इससे कहा था कि वो आधी प्रेजेंटेशन तैयार कर ले, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा किया था। लेकिन मैंने तुम दोनों को कंप्लीट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का बोला था। अनुषा का गुस्से से बुरा हाल हुआ। रेहान खामोश नज़रों से उसे देखता रहा, जो टेबल पर झुकी गहरी सांस ले रही थी। वो अपनी पॉकेट से उसकी चेक बुक निकाल कर चेक उसके सामने कर गया। वो दोनों ही उसकी कंपनी के बहुत अहम वर्कर्स थे। उनको एक दिन की भी छुट्टी लेने की इजाज़त नहीं थी, और ना ही वो करते थे। रेहान के अपने काम को लेकर सिंसियरिटी देखते अनुषा ने उस पर मज़ीद बर्डन डाल दिया, जिसको रेहान बाखुशी कबूल करते अपनी सैलरी से बढ़कर काम अंजाम देता। ओके फाइन, ये चेक इशफाक साहब को दे दो और तुम दोनों चलो मेरे साथ। चेक पर साइन करके उसको पकड़ाते वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती बाहर की तरफ बढ़ गई। ये मीटिंग बहुत अहम थी, इसको कैंसिल करती तो उसको करोड़ों का नुकसान होता, इसलिए उन दोनों को साथ ले जाना ही उसने बेहतर समझा। उसके जाने के बाद रेहान ने एक नज़र चेक की तरफ देखा। दिल किया फाड़ कर फेंक दे, पर फिर उसको ही मज़ीद सुनने को मिलती। वो भी नफ़ी में सर हिलाता ऑफिस से बाहर निकल आया। चेक इशफाक साहब के पास रखवाते वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। मैम, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? उसने शौक़ी भरे लहजे में कहा। बासिल। अनुषा ने उसकी आवाज़ सुनते फाइल टेबल पर रखी तो बासिल अंदर दाखिल हुआ। जी हाँ मैं। बासिल उसके करीब जाता उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त जमाए अपने सीने से लगा गया। बासिल, इतने दिन से कहाँ थे? एक फ़ोन कॉल तक नहीं की। अनुषा ने अपना चेहरा पीछे करते उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। उस दिन जब वो मीटिंग से वापस आई तो इशफाक साहब से उसे पता चला कि बासिल चेक लेकर जा चुका। उसके बाद वो पूरा हफ्ता गायब रहा था। अनुषा ने उसे कॉल्स और मैसेजेस भी किए थे, लेकिन उसका नंबर बंद था। जान, तुम्हें पता तो है, अभी तो बस लॉस रिकवर हुआ, लेकिन अब मुझे नया इन्वेस्टर भी तो चाहिए, जिसको ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक किए, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टर भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हुआ। बासिल ने उसके बाल कान के पीछे अड़ेसते हुए उसकी आंखों में देखा। अनुषा उसके देखने पर शर्माती हुई नजरें झुका गई। बासिल, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन्वेस्टर की? तुम सब छोड़ो, यहीं ऑफिस में जॉब कर लो। तुम्हारे लिए अलग ऑफिस बनवा देती हूँ ना। अनुषा ने अपनी गाल पर रखे उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं बेबी, तुम बस मेरी इन्वेस्टर बन जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। बासिल ने उसके दोनों गाल सहलाते हुए कहा तो अनुषा ने नज़रें झुकाए असबात में सर हिलाया। बासिल ने खुद पर से जब्त खोते उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते उसको अपने सीने में बींचते उसका सर ऊंचा किया। वो उसके लबों पर झुकने लगा। अनुषा खामोशी से उसके कंधों पर हाथ रखे खड़ी थी, लेकिन इससे पहले बासिल कुछ करता ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुषा एक झटके से उससे अलग होती पीछे अपनी जगह पर बैठती बाहर मौजूद शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे गई। बासिल का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। वो अपने बालों में हाथ फेरता अनुषा के टेबल के दूसरी तरफ रखी चेयर में से एक पर बैठ गया। बाहर से रेहान अंदर दाखिल हुआ, जिसके हाथ में एक फ़ाइल थी। वो अनुषा से इस फाइल को डिस्कस करने के लिए आया था, क्योंकि जो डील उन्हें मिली थी उस डील में उन्हें एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना था।
जिसके लिए अनुषा ने अलग से एक टीम रेहान के अंडर की थी। वो खुद इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी, लेकिन रेहान उसके साथ सब देख रहा था। ओके अनुषा, मैं चलता हूँ, कल ऑफिशियल पेपर्स के साथ आऊँगा, फिर तुम रीड करके साइन कर देना और अपने वर्कर्स को भी बता देना कि तुम मेरे साथ इन्वेस्ट कर रही हो और मेरी कंपनी में पार्टनर के तौर पर काम करोगी। बासिल खड़े होते रेहान को देखता एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था, लेकिन उसने अपना लहजा नॉर्मल रखा। वो अनुषा के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर को उसकी औकात देखना बासिल ने ज़रूरी समझा। उसने वो सब कहा ही इसलिए था ताकि वो रेहान को सुना सके। उसकी बात सुनते रेहान की आंखें उसकी बात सुनते मज़ीद सुर्ख पड़ी थी। ये वही जानता था कि उसने किस तरह से खुद पर जब्त किया हुआ है। बासिल चला गया तो अनुषा उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। रेहान, क्या डिस्कस करना है? अनुषा ने संजीदगी से पूछा। मैम, आप बासिल के साथ इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं? रेहान थोड़ा गुस्से से बोला। एक्सक्यूज़ मी, अब तुम मुझे बताओगे मुझे किसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है? अनुषा ने पेन मेज़ पर पटकते हुए उसको घूरा। मैम, आप उससे दूर रहा करें, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। रेहान ने उसकी बात सुनने की जगह उसको अपनी ही बताई। व्हाट? तुम मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करने वाले होती कौन हो? अनुषा खड़ी होती हुई चिल्लाई। रेहान की बात पर उसका दिमाग घूम गया था। मैं सच कह रहा हूँ। रेहान ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। हाउ डेयर यू, मैं अभी के अभी तुम्हें फायर कर सकती हूँ। अनुषा ने उसके सामने आते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा। आप नहीं कर सकती। रेहान ने सर झुकाकर उसकी आंखों में देखा। उसको खुद में बींचने का दिल किया था, पर वो अपनी हदूद अच्छी तरह से जानता था। मैं कर सकती हूँ। अनुषा 2 कदम मज़ीद उसके करीब हुई, इतनी कि दोनों को एक दूसरे के सांस लेने की आवाज़ बखूबी सुन रही थी। आप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके साथ, आपके फादर के साथ, जब वो हयात थे, कि मैं अगले 15 साल तक इसी कंपनी में काम करूँगा, और अगर कोई भी मुझे इस कंपनी से फायर करेगा तो ये कंपनी खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगी। आप चाहें तो अपने वकील से पूछ सकती हैं। नदीम अंकल ने मेरे सामने ही पेपर्स अपने वकील को हैंड ओवर किए थे। रेहान बेनियाजी से बोलता उसको देखने लगा। अनुषा उसे बेइंतहा गुस्से से घूर रही थी। जाओ यहाँ से रेहान। अनुषा पीछे हटती उसको जाने का बोल गई। वो सोफे की तरफ बढ़ी। वो जानती थी उसके डैड ने अपनी जान बचाने के बदले में रेहान को ये वसीयत की थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि रेहान भी ये सब जानता होगा। वो तो ये बात बिल्कुल भूल ही गई थी, लेकिन आज रेहान ने उसके सामने ये बात करते उसे याद दिला दिया था। अगर वो उसको फायर करती, ये कंपनी उसके नाम हो जाती, जिसका मतलब था वो इस कंपनी का 50% मालिक बन जाता। हर काम के लिए उसके साइन की ज़रूरत लाजमी पड़ती, क्योंकि 50% शेयर्स पहले ही अनुषा के नाम थे और बाकी 50% नदीम साहब के नाम। वो अपनी ही सोच में घुम आगे बढ़ी थी जब टेबल से उसका पाँव टकराया। उसकी चीख पे साख्ता थी। मैम, आप ठीक है? रेहान जो टेबल से अपनी फाइल उठाकर जाने लगा, उसकी चीख सुनते बेसाख्ता ही उसकी तरफ बढ़ा। जस्ट गो। वो अपने सोफे पर बैठती हुई बोली। उसके पाँव का अंगूठा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। नाखून टूट गया जहाँ से खून बह रहा था। दर्द से आंखें बंद हो रही थी। वो बंद आंखों के साथ सोफे पर बैठी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी चोट पर मरहम रखने। वो खून से बहुत ज़्यादा डरती। वो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने बाप का खून अपने हाथों पर देखा था, वो खून से डरने लगी थी। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसको अपने पैर से हील निकलती हुई महसूस हुई, वो हड़बड़ा कर अपने आंसू साफ करती सीधी हुई। जब रेहान फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर एक साइड पर रखता, उसका पैर अपने घुटने पर रख गया। अनुषा खामोश रही। उसे लग रहा था कि वो चला गया, लेकिन वो नहीं गया, और वो जानती थी वो कभी उसे तकलीफ़ में छोड़कर नहीं जा सकता था। इस वक्त वो उसे उसकी ज़रूरत थी। वो सोफे की बैग पर सर रखती अपनी आंखें मूंद गई। दर्द हद से बढ़ रहा था। रेहान ने खून साफ करते वहाँ से पट लगाया तो उसकी सिसकी निकली, जिसको उसने अपने लब को चलते हुए बामुश्किल काबू किया था। रेहान जो उसका एक एक तासुर देख रहा था, वो उसको लब को चलते देखकर उसकी आंखें सुर्ख पड़ी थी। वो आगे बढ़कर उसको खुद अपने हाथों से रोकना चाहता था, पर यह मुमकिन नहीं था। वो अपनी नसरें चुराते हुए वापस अपना काम करने लगा। उसके अंगूठे पर पट्टी बांधते उसने नरमी से अनुषा का पाँव ज़मीन पर रख दे उसकी हील वापस पहनाई थी। खुद वो बॉक्स उसके टेबल के ड्रॉर में रखता
वो साइड पर बने वॉशरूम से हाथ धोता बाहर निकल गया। अनुषा वैसे ही बैठी थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। उठाकर देखा तो बासिल की कॉल थी। उसकी कॉल देखते वो अपना सब दर्द पल में भूल गई। वो बासिल के साथ बात करने लगी जो उसे कल वाली इन्वेस्टमेंट के मुतालिक बात करते उसे रात को अपने घर बुला रहा था, लेकिन अनुषा ने उसे इनकार कर दिया। वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी इसलिए नहीं आ सकती। बासिल के ला कहने के बावजूद भी वो नहीं मानी थी। वो अपने काम से फ्री होता घर जा रहा था जब उसके दोस्त अरसलान की कॉल आई। वो उसको एक एड्रेस भेज कर वहाँ बुला रहा था। वो भी बहुत दिनों बाद उससे मुलाकात का सोचते उसके भेजे गए एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक क्लब था। तुम नहीं सुधरोगे अरसलान। उसके पास जाकर बैठता वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, सुधरने के चांसेस तभी होते हैं माय डियर जब कोई सुधारने वाली आ जाए, और जब तक वो नहीं आ जाते एंजॉय करो। अरसलान आंख मारते हुए कहता टेबल से सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर उसको पकड़ाते खुद भी पीने लगा। रेहान ने गिलास लबों से लगाया था जब उसकी नज़र डांस फ्लोर पर पड़ी जहां बासिल एक नाजेबा लिबास पहने डांस करती लड़की के साथ डांस कर रहा था। रेहान ने नफ़ी में सर हिलाते अपने दिमाग से काम लेते मोबाइल निकालते उसके वीडियो बनाई थी। रेहान अरसलान के पुकारने पर उसकी बात सुनने लगा। जब वो वापस डांस फ्लोर की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। रेहान ने इर्द गिर्द नज़रें घुमाई तो बासिल उस लड़की की कमर में हाथ डालते उसको लिए वहाँ से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था जहाँ मुख्तलिफ कमरे बने थे। उसे ये समझने में वक्त नहीं लगा था कि वो वहाँ क्या करने जा रहा है। अब तो उसको अनुषा से दूर रखना बहुत ज़रूरी था। कहाँ देख रहे हो, कोई पसंद आ गई है क्या? अरसलान ने उसके कंधे से कंधा टच करते हुए कहा तो रेहान ने घूर कर उसे देखा। चलो यहाँ से, ये हमारे मुताबिक की जगह नहीं है, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ ना देखूँ। रेहान उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करता अपने साथ लिए बाहर क्लब से निकल आया। बासिल अगले दिन ही आकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा कर चला गया। उसके बाद वो लोग अपने प्रोजेक्ट में बुरी तरह मसरूफ़ हुए थे। ना ही तो अनुषा बासिल से मिल पाई और ना ही रेहान को अनुषा को बासिल की सच्चाई बताने का मौका मिला। आज उनका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया था जिससे अनुषा की कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसने शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी अपने सारे स्टाफ के लिए, जिसमें उसने बासिल को भी इनवाइट किया था जो आज कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ा था क्योंकि वो अनुषा के पार्टनर होने की हैसियत से उस पार्टी में शामिल हुआ था। पार्टी अपने अरूज पर थी। हर तरफ अनुषा और बासिल की ही चर्चे हो रहे थे जिन्होंने आज ट्यूनिंग की हुई थी। दोनों ने ही ब्लैक ड्रेस पहन रखे थे। अनुषा ने ब्लैक कलर की पाँव को छूती मैक्सी पहन रखी थी, बालों का जूड़ा बनाए जिस पर बिखरी कुछ लटें उसकी मखमली चेहरे को छूती उसे मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। वो बासिल के बाजू में हाथ डाले सबसे मिल रही थी। सब लोग ही उन्हें आइडियल कपल का खिताब दे रहे थे जिसे वो दोनों बखुशी कबूल भी कर रहे थे, सिवाय एक रेहान के जो आज खुद भी ब्लैक थ्री पीस में था। लेकिन सब लोगों के मुंह से उनके लिए आइडियल कपल जैसा लफ्ज़ सुनते उसके अंदर गोया आग भड़क रही थी। उसने आज तहैया किया था कि वो अनुषा को बासिल की हकीकत बता कर ही रहेगा। वो कोने में एक टेबल पर बैठा अनुषा और बासिल को अनुषा की कामयाबी का केक काटते हुए देख रहा था। अनुषा ने स्टेज पर आते ही अपनी पूरी टीम की तारीफ की थी। उसने रेहान को इर्द गिर्द ढूंढा भी था लेकिन जब वो कहीं नजर नहीं आया तो वो वापस मुतवज्जे हो गई। वैसे भी बासिल उसके साथ था, उसे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अनुषा तुम ये ड्रिंक लो ना। बासिल ने उसकी तरफ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास बढ़ाया। नहीं, तुम जानते हो बासिल मैं ड्रिंक नहीं करती। अनुषा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मना किया। उसके पास उसके 2-3 कुलीग्स खड़े थे जिनसे वो कुछ डिस्कस कर रही थी। आई नो मेरी जान, तुम ड्रिंक नहीं करती, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, तुम पी सकती हो, हैव दिस। बासिल उसका हाथ पकड़कर कहता गिलास उसके लबों से लगा गया। अनुषा को मजबूरन वो ड्रिंक पीनी पड़ी थी। उसके नाना करते भी बासिल ने उसको आधा गिलास पिला दिया। ड्रिंक पीते ही अनुषा का सर हल्का हल्का सा भारी होने लगा। वो खुद पर काबू पाए अपने कोलीग से बातें करने लगी। क्या हुआ अनुषा, तुम ठीक हो? बासिल ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। थोड़ी ही देर बाद जब उसकी कोलीग्स चली गई तो अनुषा पीछे पलटने लगी ताकि चेयर पर बैठ सके। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी लेकिन इससे पहले ही उसको एक चक्कर सा आया। वो घिरने लगी कि बासिल ने उसे थाम लिया। नहीं बासिल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनुषा ने नफ़ी में सर हिलाते उसके सीने पर सर रखा। अच्छा चलो मैं तुम्हें रेस्ट रूम तक ले जाता हूँ, तुम थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओगे। बासिल उसके सर पर हॉन्ट रखता उसके सर हिलाने पर
अपने साथ लिए एक कॉर्नर में बने रास्ते की तरफ चल दिया, जिससे थोड़ा आगे जाते ही रेस्ट रूम था। उसने अनुषे को बेड पर लटाया, जो हल्की हल्की गनूदगी में जा रही थी। बासिल ने गौर से एक नज़र उसे देखा, फिर अपना काम पूरा होने पर पुरइसरार सा मुस्कुराता हुआ अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंकता वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। दरवाज़ा वो पहले ही लॉक कर चुका था। उसने एक हवस ज़दा नज़र अनुषे के सरापे पर डाली और बेड पर उसके मुकाबिल लेटता उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। अनुषे उसके लम्स पर किस्मसाती हुई सरनफी में हिला रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ाहमत कर पाती। बासिल ने झुकते हुए उसके गाल पर लब रखे, फिर गर्दन पर वो सीधा होता उसका चेहरा देखने लगा। वो उसके होंठों पर झुका था, लेकिन इससे पहले वो अपने मन की मुराद पूरी करता कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। बासिल कुछ पल के लिए बौखला गया। यहाँ के एक वेटर को ही अपने साथ मिलाते उसे पैसे देकर उसने अनुषे के ड्रिंक में नशावर गोलियां मिलाई थी और उसी से ही उसने रेस्ट रूम के पास रहने का कहा था ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। अब वो वेटर इतना पागल तो था नहीं कि उसका दरवाज़ा बजाता। उसका मतलब यही था कि कोई गड़बड़ है। बासिल जल्दी से उठता हुआ अपनी शर्ट पहनने लगा। वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब दरवाज़ा एक झटके से खुला। अंदर आता हुआ रेहान बिना इर्द गिर्द देखे उसकी धुलाई करना शुरू हो गया। बासिल इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो उससे अच्छी खासी मार खाते अधमरा सा हो गया था। बासिल अपना बचाव करता रेहान को गलीज गालियां देने लगा। रेहान ने उसके जबड़े पर एक जोरदार पंच मारा था। उनसे दूर रहना, वो अपने नापाक इरादों को तो बहुत दूर रखना, वरना तुम्हारा वो हश्र करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। रेहान गराते हुए उसको एक टांग रसीद करता अनुषे को उठाते हुए बैक डोर की तरफ बढ़ने लगा। वो अनुषे के गायब होने के बाद उसे चारों तरफ ढूंढ रहा था। जब एक वेटर ने उसे बताया कि उसने अनुषे और बासिल को रेस्ट रूम की तरफ जाते देखा, रेहान गुस्से से पागल होता रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने तोड़ दिया। दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते ही जो मंजर उसे देखने को मिला था वो इसके गुस्से को मज़ीद हवा दे गया। वो अनुषे को अपने सीने से लगाए बाहर की तरफ बढ़ रहा था। अनुषे बड़बड़ाते हुए उसके साथ चल रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसका गिरेबान पकड़ती वो अपने वज़न पर खड़ी होने की नाकाम सी कोशिश करती, लुढ़कती हुई उसके सीने से लगी। रेहान के हाथ बेसाख्ता ही अनुषे की कमर से लिपटते उसको सहारा दे गए। बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? अनुषे ने मुंदी आंखें खोलती हुई उसकी तरफ देखा। आपके घर जा रहे हैं अनुषे, चलें कार में बैठे। रेहान ने कार का बैक डोर खोलते हुए उसे बैठाने की कोशिश की। हम घर जा रहे हैं तो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर अनुषे ने खुले दरवाजे से आगे झांक कर देखा तो ड्राइवर को ना पाते वो चिल्लाने लगी। उसी वक्त रेहान ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते उसे खामोश करवाया। पार्किंग में इस वक्त कोई नहीं था, लेकिन अगर उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर कोई भी उस तरफ आ जाता तो अनुषे पर स्कैंडल बन सकता था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अनुषे के लिए कोई बात नुकसानदेह साबित हो ये वो नहीं चाहता था। अनुषे, आप अब चलाएंगी? नहीं, कार मैं ड्राइव करूँगा। रेहान ने नरमी से उसे जवाब दिया और उसके सर हिलाने पर उसके मुंह से हाथ हटाया। तुम ड्राइव करोगे? अनुषे ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए स्लीव रिब झटकते सरगोशी की, फिर पीछे हटते उसका चेहरा देखते उसका जवाब जानना चाहा। उसने अभी तक रेहान का गिरेबान पकड़ा हुआ था। रेहान के दोनों हाथ अब उसकी कमर से लिपटे थे। उसका इस खूबसूरत अदा पर रेहान का दिल बेसाख्ता धड़का था। जी। रेहान ने उसकी आंखों में देखते सर को खम दिया। फिर मुझे पीछे बैठने को कहो। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आगे बैठूंगी। अनुषे ने गुस्से से उसके गिरेबान को झटका देते अपने हील खुले दरवाजे पर रसीद की। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। ओके, आप आगे बैठ जाएं। रेहान मान गया। उस वक्त वो बस उसे जल्द अज जल्द यहाँ से ले जाना चाहता था। उसने दरवाज़ा खोलते हुए अनुषे को अंदर बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सारा रास्ता अनुषे ने उसे परेशान किया था। कभी कोई सवाल पूछ रही थी, कभी कोई। स्टीयरिंग पर अपने दोनों हाथ रखते वो खुद ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में 2 बार हैंड ब्रेक लगाते उसने कार रोक दी। वो रेहान को मुसलसल जिद कर रही थी, लेकिन रेहान माथे पर एक शिकन लाए बगैर उसकी सब ऊट पटांग हरकतों को सह रहा था। आधे घंटे का रास्ता उन्होंने 1.5 घंटे में पूरा किया था।
मेंशन पहुंचते ही अब वो कार से निकलने को तैयार नहीं थी कि मुझे गाड़ी चलानी है। जहां से ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल दे रेहान उसे लाउंज में लाया। आप इन्हें इनके कमरे में छोड़ आए, रेहान ने सामने खड़ी अनुषे की मुलाजमा से कहा। वो इस बात में सर हिलाती अनुषे की तरफ बढ़ी जो रेहान के कंधे पर झूल रही थी। नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। मुलाजमा को अपनी तरफ बढ़ते देख अनुषे जल्दी से रेहान के पीछे छुपी। मुलाजमा ने उसे हैरानी से देखा कि उसकी मैडम को पता नहीं क्या हो गया था। अनुषे जाएं, वो आपको आपके रूम में ले जाएंगी। रेहान ने बाजू से पकड़ते उसे सामने किया। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। रेहान की आंखों में देखकर कहती वो उसके सीने पर सर रखती उसकी कमर पर गिरफ्त बना गई। अनुषे। रेहान मुलाजमा के सामने उसकी हरकत पर खजल सा होता उसे खुद से अलग करने लगा। मैं नहीं जाऊंगी। अनुषे उसके सीने में सर दिए ही बोली। उसके होंठ रेहान के सीने से टच हुए तो रेहान ने जब्त से आंखें मींची। वो बामुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाए हुए था। उसकी गवाह उसकी सुर्ख आंखें थी। आप जाए, मैं ले जाता। रेहान बेबस सा मुलाजमा को वहां से भेज कर। रेहान नदीम साहब के होते उनके घर में आता जाता रहता था, इसलिए उसे अनुषे के कमरे का मालूम था। चलें अब, अनुषे को खुद से पीछे करते हुए बोला। नहीं जाना। अनुषे ने बच्चों की तरह नफ़ी में सर हिलाया। रेहान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी थी जिसे वो छुपा गया। क्यों नहीं जाना? रेहान ने घूर कर उसे देखते थोड़ा गुस्से से पूछा। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। स्टूपिड। अनुषे गुस्से से चिल्लाती वहीं सोफे पर बैठती रोने लगी। अनुषे, रो क्यों रही हैं? पाँव इधर करें, मैं हील निकाल देता हूँ, फिर दर्द नहीं करेंगे। रेहान उसके सामने पंजों के बल बैठता हुआ बोला। तो अनुषे ने झट से अपनी मैक्सी थोड़ी ऊपर करते अपने पाँव उसके सामने किए। रेहान ने उसकी हील निकाली और उसका हाथ पकड़ता उसे खड़ा करके। अब चलें? रेहान ने उसको पूछा तो उसने इस्पात में सर हिलाया। हील तो उठाओ। उसको आगे बढ़ते देख अनुषे ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। रेहान वापस पलटते उसकी हील उठाते फिर से उसको लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते वो 3 बार गिरते गिरते बची थी। रेहान का सहारा ना होता तो वो गिर चुकी होती। बिलाखिर रेहान ने झुककर उसे उठाते बाकी की सीढ़ियाँ चढ़ते उसके कमरे का रुख किया। कमरे में दाखिल होते उसे बेड पर लेटाया तो वो सो चुकी थी। उस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल आया। यह लड़की उसे पागल करने वाली थी। एक दिन नीचे आया तो सामने ही वो मुलाजमा खड़ी। उसने अनुषे के कमरे में भेज दिया कि रात को अगर अनुषे को उसकी ज़रूरत हुई तो रेहान ने उसे अच्छे से तनबीह करते हुए अनुषे का ख्याल रखने का कहा था। वो भी इस बात में सर हिलाती चली गई। रेहान ने भी अपने घर का रुख किया जो अनुषे के घर से 20 मिनट के फासले पर था। सुबह उठी तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसको कुछ नहीं याद था कि कल क्या हुआ। उसने मुलाजमा से कहकर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का कप बनवा कर पिया। सर को कुछ फ़र्क पड़ा था। वो नहाकर फ्रेश होती वापस आती अपने ऑफिस की तैयारी करने लगी। तैयारी करते उसने रोज़ की तरह अपने मॉम डैड की तस्वीर साइड टेबल से उठाकर देखी। उसकी मॉम तो उसके बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। उसके डैड ने उसे माँ बाप बनकर पाला था। एक दिन उनकी जान को ख़तरा था लेकिन वो अपनी मीटिंग अटेंड करने गए थे और वापसी पर उन पर बहुत बुरा हमला हुआ जहाँ से रेहान ने उन्हें बचाया था। रेहान से मिलने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बाद उन्हें पता चला था कि उसका कोई नहीं है, वो बेरोज़गार है। उन्होंने रेहान को काम पर रख लिया। उसकी ईमानदारी और काम के लिए उसकी वफादारी देखते नदीम साहब ने बहुत जल्द उसको मैनेजर का ओहदा सौंप दिया था। जाने कैसे उन्हें खुद पर मंडलाते ख़तरे का इल्म हो गया था कि उन्होंने अनुषे के 21 साल का होने तक अपनी जायदाद उसके नाम नहीं की। वसीयत की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो 21 साल की होने से पहले गायब हुई तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। उन्होंने अपना बिजनेस रेहान को हैंड ओवर कर दी। कंपनी की वो वसीयत भी बनवाई थी जो रेहान के लिए थी। उन्होंने ये सब अनुषे को भी बताया था। वो बचपन से ही नदीम साहब के साथ अपने स्कूल के बाद ऑफिस आ जाती, इसलिए वो छोटी उम्र में ही बिजनेस को समझने लगी थी। उसके 18 साल का होते ही नदीम साहब उसको मीटिंग्स में भी भेजने लगे। लेकिन 1 साल बाद ही उसकी 19वीं सालगिरह पर नदीम साहब पर एक बार फिर हमला हुआ। उस वक्त अनुषे भी उनके साथ थी। उनको गोलियां लगी थी। उन्होंने अनुषे के हाथों में ही दम तोड़ा था। तब से अनुषे खून से खौफजदा रहने लगी, लेकिन उसके डैड ने उसे मजबूत बनाया था। उसको सब हालात से लड़ना सिखाया था। अनुषे ने उनके बाद उनके बिजनेस को बहुत टाइम दिया। इस बीच ही उसकी मुलाकात बासिल से हुई जिससे वो मोहब्बत करने लगी।
6 माह पहले ही उसकी 21वीं सालगिरह थी जब वकील ने उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे हैंड ओवर की। और जब से उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स आए थे, बासिल का रवैया उसके साथ मज़ीद अच्छा हो गया था। उसे यही लगता था कि बासिल उससे बेहद मोहब्बत करता है। वो भी बुरी तरह उसके प्यार में डूबी हुई थी, इसलिए ही तो वो रेहान पर चिल्ला चुकी थी। लेकिन रेहान ने उसकी किसी बात पर अमल किया था या नहीं, ये वो नहीं जानती थी। वो ऑफिस पहुंची तो आज रेहान नहीं आया था। वो हैरान हुई कि रेहान ने पहले कभी छुट्टी नहीं की थी, फिर आज क्यों नहीं आया। पर उसने इतना गौर नहीं किया। तभी बासिल आ गया। उसने बासिल को देखते पहला सवाल ये किया कि उसे चोट कैसे लगी। तब बासिल ने कहा कि कल उसके कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो गई थी। उसके बाद अनुषा ने उसके लिए अच्छा सा नाश्ता मंगवाया। उसको नाश्ता करवाते उसने खुद पेन किलर्स उसे दी। बासिल वहाँ उससे मिलने आया था और ये पता करने कि उसे कल का कुछ याद है या नहीं। लेकिन उससे मिलते हुए बासिल ने शुक्र अदा किया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। बासिल उसको अपने साथ लंच पर ले आया था। बासिल के साथ एक भरपूर दिन गुजारते वो फ्रेश सी वापस गई। अगला 1 हफ्ता फिर से एक नए प्रोजेक्ट में चला गया। रेहान इस बार एक अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस बार वो और फिज़ा एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए उसकी मुलाकात भी रेहान से ना होने के बराबर हुई। पर यह बात अलग थी कि रेहान उससे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। इस दौरान बासिल भी खुद उससे मिलने आता रहा। वो हर बार एक नए चेक की डिमांड करता जो अनुषा बिना उसे कुछ भी पूछे साइन करके देती थी। आज फिर वो आया हुआ था। उसने अनुषा को 5 लाख का चेक साइन करने के लिए कहा था, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त रेहान भी अपने प्रोजेक्ट की फाइल पर उसके साइन करवाने ऑफिस में दाखिल हुआ, जिस पर बासिल बुरी तरह से घबराया था। रेहान का उसे सच जानता था। उसने उस रात रेस्ट रूम में जो भी किया था, बासिल समझ नहीं पाया था कि रेहान ने अनुषा को क्यों नहीं बताया। लेकिन जिस भी वजह से ना बताया हो, बासिल के लिए तो ये अच्छा ही था। अगर रेहान उसे बता भी देता तो क्या था। बासिल अनुषा को मनाना जानता था, उल्टा वो रेहान पर इल्ज़ाम लगा देता। उसने मज़ीद एक तरीका भी सोच रखा था कि रेहान ने अगर उसके सामने बताने की कोशिश की तो बासिल उसे टाल देगा। फिर बाद में रेहान से मिलकर उसको पैसे देते बासिल इस मामले को भी हल कर लेगा। इसलिए अभी भी वो अपने तासुरात पर काबू पाए खुद को पुरसुकून करने लगा। बासिल, लाओ चेक जिस पर साइन करने। अनुषा ने रेहान से फाइल लेकर टेबल पर रखते बासिल को चेक देने का कहा। बासिल अपनी ही सोच में गुम था, वो सुन नहीं पाया। बासिल, अनुषा ने दोबारा पुकारा। हाँ। बासिल हड़बड़ाते हुए सीधा होकर बैठा। चेक। अनुषा ने हाथ आगे बढ़ाया। रेहान उस दौरान अपनी सुर्ख आंखों के साथ खामोश खड़ा। अनुषा चेक पर साइन करने वाली थी कि रेहान ने उस पर अपना हाथ रख दिया। रेहान, ये क्या बदतमीजी है, अनुषा ने उसे सख्त लहजे में कहा। आप इस चेक पर साइन नहीं करेंगी। रेहान ने नफी में सर हिलाया। तुम रोकोगे मुझे? अनुषा का गुस्सा हद से सिवा हुआ था। बासिल उन दोनों को मुकाबिल देखता अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उसे लग रहा था कि उसका वक्त करीब आ गया। हाथ हटाओ रेहान। अनुषा ने उसे आंखें निकाली। आप इस चेक पर साइन नहीं करेंगी अनुषा? रेहान ने सर्द लहजे में कहा। आज उसने मैम की जगह उसे अनुषा पुकारा। उसका ज़ब्त आज जवाब दे गया था। बासिल अनुषा की दिन रात की मेहनत की कमाई अपनी फजूलियात में उड़ा रहा था। ये वो कैसे बर्दाश्त कर लेता। रेहान, चेक छोड़ो, अनुषा ने दांत पीसते हुए कहा। उसे बासिल के सामने कितनी सबकी महसूस हो रही थी। उसका ही एम्प्लॉय उस पर हुक्म चला रहा था। अनुषा, रहने दो, मैं बाद में ले जाऊंगा। बासिल ने उसे ही खामोश करवाना चाहा। उसमें ही उसे अपनी भलाई नजर आ रही थी। नहीं बासिल, मैं अभी ही साइन करके दूंगी, अनुषा ने कहते रेहान का हाथ खुद अपने हाथ से चेक पर हटाते चेक पर साइन करके बासिल के हवाले किया। बासिल तो चेक लेकर वहां से पल में 9-11 हुआ था। लेकिन अब अनुषा कड़े तेवरों से रेहान को घूर रही थी। रेहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बासिल के सामने ये सब करने की? अनुषा ने गुस्से से पेपर वेट उठाते ज़मीन पर फेंका। हाँ, हुई मेरी हिम्मत। नहीं देख सकता आपको उस जाहिल पर आपकी दौलत लुटाते हुए जो आपको ही धोखा दे रहा है? रेहान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते उसकी आंखों में आंखें डालते करख्त लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है रेहान? तुम बासिल के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अनुषा उसका गिरेबान पकड़ती चीखी। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था अपनी मोहब्बत के लिए रेहान के मुंह से निकला एक भी लफ्ज़, वैसे ही जैसे उसकी आपको धोखा देने की हिम्मत हुई है। रेहान गराया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे, झूठे हो तुम।
अनुशा नफ़ी में सर हिलाती उसका गिरेबान झंझोड़ते हुए बोली, नहीं हूँ मैं झूठा, ये देखे। रेहान ने अपना मोबाइल निकालते बासिल की क्लब में बनाई गई वीडियो उसके सामने की। आज हर हद पार हो चुकी थी। ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशा ने मानने से इनकार कर दिया। मोबाइल वापस उसके हाथ में थमा चुकी थी। ये फेक नहीं है, रियल है। ये मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था, पर अब मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए। रेहान बोलते हुए मजीद एक वीडियो चलाते उसके सामने की, जो रेस्ट रूम की थी। रेहान ने रेस्टोरेंट से फुटेज डिलीट करवा दी थी, लेकिन अपने मोबाइल में उसने सेव की थी ताकि अनुशा को बासिल का असल चेहरा दिखा सके। पर वो नहीं चाहता था अनुशा उसके सामने शर्मिंदा हो, इसलिए उसने ना दिखाने का फैसला किया। लेकिन आज जैसे अनुशा ने बासिल की क्लब वाली वीडियो को झुठलाया था, रेहान उसे ये वीडियो दिखाने पर मजबूर हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठे हो। अनुशा ने उसका मोबाइल ज़मीन पर फेंकते नफ़ी में सर हिलाया। उसके सर में दर्द की एक लहर सी उठी। वो सब समझकर भी ना समझ भनती झुठला रही थी। उसे पूरा यकीन था उसका बासिल उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। उस दिन उसकी मुलाजमा ने उसे बताया कि वो रात को रेहान के साथ घर आई थी। वो अपने घर के कैमरास का कार पोर्च और लाउंज की फुटेज भी देख चुकी थी, लेकिन रेहान के अंदाज में कोई फ़र्क ना देखती वो खामोश हो गई। वो जानती थी उसने उस रात रेहान के साथ बहुत अजीब हरकतें की। वो बहुत शर्मिंदा भी थी। यही वजह थी कि वो रेहान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही थी, उसका सामना कम ही करने की कोशिश करती। आपको अब भी ये सब फेक लग रहा है? रेहान उसका बाजू अपनी जारहाना गिरफ्त में जकड़ता हुआ कराया। अनुशा उसके अंदाज पर अंदर ही अंदर सहम गई थी, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करती उसकी आंखों में देखने लगी। हाँ, ये सब फेक है। मेरा बासिल ऐसा कर ही नहीं सकता। तुमने बासिल को मुझसे दूर करने के लिए ये सब किया। और कितना गिराओगे खुद को मेरी नज़रों में रेहान? अनुशा भी गुस्से से बोली। बस एक और लफ्ज़ नहीं। कौन सच्चा है कौन झूठा, इसका सबूत आपको आज रात को मिल जाएगा। रेहान ने उसका बाजू छोड़ते हुए कहा। साथ ही ज़मीन पर पड़ा अपना मोबाइल झुकते हुए उठा गया। क्या मतलब? अनुशा ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। मतलब आपको आज रात अच्छी तरह समझाऊंगा, तैयार रहिएगा। आपको आपके प्यारे बासिल के करतूत आपकी आंखों के सामने लाइव दिखाऊंगा। फिर देखता हूँ आप क्या कहती हैं मैम। रेहान सर्द लहजे में कहते, आखिर पर मैम तंजिया अंदाज में बोलता। अनुशा ने नासमझी से उसे बाहर जाते हुए देखा। उसके सर का दर्द बढ़ गया था। काम ना होने के बराबर था। वो टेबल पर पड़ी रेहान की फाइल उठाती अपने साथ लिए घर की तरफ रवाना हो गई। क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? उसकी तरफ रुख मोड़ते गराई। वो उस वक्त उसके साथ उसके कार में बैठी थी। वो 10 बजे के करीब उसे उसके घर से लेने पहुंचा। जाने कहाँ ले जाना चाहता था। अनुशा नहीं जाना चाहती थी, पर रेहान को गलत साबित करके वो उसे ये बताना चाहती थी कि बासिल ऐसा नहीं है, इसलिए मजबूरन उसके साथ आ गई। कुछ देर इंतज़ार करें, सब पता चल जाएगा, रेहान सामने देखता हुआ बोला। उस वक्त वो दोनों एक अंधेरी सड़क पर कार एक साइड पर लगाए उसमें बैठे हुए थे। रेहान का मोबाइल रिंग हुआ तो उसने कॉल पिक की। आगे से जो सुनने को मिला, रेहान का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। क्या? तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, हमारे। रेहान तेजी से कहता कॉल कट गया। क्या हुआ? वो सब झूठ था ना, बासिल पर जो तुमने इल्ज़ाम लगाए? अनुशा ने इज्जत में पूछा। रेहान जो कार स्टार्ट करते वापस रोड पर ले आया था, उसकी बात पर तंजिया सा हंसा। आपको अब भी वो सही लग रहा है? पता नहीं कौन सी पट्टी बांध चुका है वो आपकी आंखों पर। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती अनुशा। वो जाहिल क्लब में एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। आए अपनी आंखों से देख ले, ताकि आपकी आंखों से उसकी झूठी मोहब्बत की पट्टी उतर सके। कार क्लब के सामने रोकते उसने अनुशा को बाहर निकालने का कहा। अनुशा के हाथ पांव कपकपाने लगे। अगर वाकई जो रेहान कह रहा था वो सच होता तो नहीं, उसका बासिल उसे धोखा नहीं दे सकता। वो तेजी से दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई। अगर ऐसा कुछ ना हुआ रेहान, तुम तो अपनी खैर मना लेना, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने रेहान को धमकी देना बेहतर समझा था। वो रेहान के पीछे पीछे चल रही थी। अंदर का माहौल उसके लिए नया नहीं था। वो जानती थी यहाँ ये सब होता है, लेकिन कभी इस तरफ रुख नहीं किया था। उसने आज सिर्फ अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए वो यहाँ चली आई थी। रेहान एक कमरे के सामने रुका तो वो जो अपनी सोच में गुम उसके पीछे चल रही थी उसकी पूंछ से टकरा गई।
अनुषे का एक पल के लिए दिमाग घूम गया। उसकी नाक पर भी बहुत चोट लगी, दर्द से नाक सुर्ख पड़ गई। रेहान ने पलट कर उसे देखा तो अनुषे उसे आंखें दिखा गई। रेहान ने दरवाजे के सामने उसे किया तो वो हैरान होती उसे देखने लगी। मैं नहीं चाहता बाद में आप कहें कि ये मंजर भी मैंने खुद बनाया, आप खुद देख लें। अंदर से लड़की की चीखने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, लेकिन नीचे बहुत ऊंचा म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए किसी को भी नहीं पता चल रहा था। रेहान ने अरसलान को यहाँ भेजा था। उसने उसको बासिल की तस्वीर दिखाई और जैसे ही बासिल आया अरसलान ने उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखी। कुछ ही देर में एक लड़की बासिल के पास आई तो वो मुस्कुराकर उससे मिलता उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उस लड़की को ये सब ठीक नहीं लगा तो वो चिल्लाने लगी। तब तक बासिल उसे कमरे में ले जा चुका था। अरसलान उसी वक्त कॉल करते रेहान को बता गया, छोड़ो प्लीज़ मत करो। अनुषे ने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की बुरी तरह रोती खुद पर झुके बासिल को पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। बासिल शायद बेफिक्र था, इसलिए ही दरवाज़ा उसने खुला छोड़ रखा था। सामने ही बासिल को बिना शर्ट के उस लड़की के ऊपर झुके देख अनुषे के कदम लड़खड़ाए थे। तभी उस लड़की की नज़र अनुषे पर चली गई। प्लीज़ मुझे बचा लो, उस लड़की ने अनुषे की तरफ देखते मिन्नत की, जो सुन सी खड़ी थी, जबकि बासिल तो उस लड़की में मगन कि उसे उनके आने का भी पता न चला। रेहान ने मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो बासिल को गर्दन से दबोचते पीछे फेंक चुका और उस पर झपट पड़ा था। बासिल उसको गलीज़ गालियाँ दे रहा था, लेकिन रेहान आज अपना सारा गुस्सा उस पर अच्छी तरह उतारा था। वो लड़की रोती हुई अपना चेहरा दुपट्टे में खुद को लपेट गई। अनुषे के चेहरे पर पत्थर की सी सख्ती थी। वो चलती उस लड़की के पास गई तो वो भागती उसके सीने से लगी। उसने मुझे धोखे से यहाँ बुलवाया। ये पिछले 1 हफ्ते से मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहा था। आज मैं इस पर यकीन करके यहाँ आई तो इसने मुझ पर अपनी हवस लुटानी चाही। वो लड़की अनुषे के सीने से लगी हिचकियों से रोती उसे बताते हुए आखिर में चीख पड़ी थी। अनुषे खामोश थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही उस चीख चीख कर रोती लड़की को खामोश करवाने की कोशिश की। वो अपने साथ लड़की को लेते नीचे की तरफ बढ़ गई। रेहान भी मरते हुए बासिल को वहीं छोड़ते उनके पीछे आया। उस लड़की को अपने काबिले एतमाद गार्ड्स के साथ उसने उसके घर भिजवा दिया था। उसके गार्ड्स उससे कुछ फासले पर हमा वक्त उसके साथ ही होते थे। वो जब बाहर आया तो अनुषे उसकी कार के पास खड़ी थी। अनुषे, वो ड्राइविंग सीट पर बैठता उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, जो कार में बैठती दरवाज़ा बंद कर रही थी। रेहान ने उसे खामोश रहने पर कार स्टार्ट की। मुझसे निकाह करोगे? कुछ देर बाद कार की खामोशी फिजा में अनुषे की पथरीली आवाज़ गूंजी। रेहान ने बेसाख्ता कार को ब्रेक लगाई। क्या कह रही हैं आप? रेहान पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, वही जो तुमने सुना। अनुषे ने भी उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं कैसे? रेहान हिचकिचाया। ठीक है मत करो। वो कार का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई। रोड पर तेज तेज चलने लगी। रेहान, जो अभी तक उसकी बात ही नहीं संभला था, उसको यूं जाते देख वो खुद भी बाहर निकलता कार को लॉक लगाते उसके पीछे भागा। अनुषे, मेरी बात तो सुने, रेहान ने उसके पीछे भागते हुए कहा। अनुषे ने तेजी से अपने आंसू साफ किए। बासिल के धोखे ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन वो मजबूत थी, हर मुश्किल हालात का सामना कर सकती थी। वो बासिल को बख्शने का इरादा किसी सूरत ना रखती थी। रेहान के निकाह में जाने का फैसला उसने खुद ही किया था, क्योंकि जिस तरह रेहान अब तक उसके साथ कहीं ना कहीं वो रेहान को खुद के लिए परफेक्ट समझ रही थी। उसे इतने साल हो गए थे उसके साथ, उन दोनों का सारा दिन तकरीबन एक साथ ही गुजरता। उसने रेहान की आंखों में अपने लिए सिर्फ इज्जत ही देखी थी। जिस तरह उस रात उस कमरे से बचा कर लाया था और जिस तरह उसको घर लाया, उसकी हरकतें बर्दाश्त की। अनुषे का दिल तो तब ही रेहान के हक में फैसला दे रहा था, लेकिन तब वो खुद को सिर्फ बासिल की अमानत समझ रही थी। पर बासिल के धोखे ने सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन रेहान की हिचकिचाहट उसको बहुत बुरी लगी थी। उसने रेहान से इनकार की उम्मीद नहीं रखी थी। अब उसे लग रहा था कि वो उस दुनिया में सिर्फ अकेली है, कोई भी नहीं है उसका। मेरी बात तो सुने यार। रेहान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम भी, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती गुस्से से बोली, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। रेहान ने उसकी आंखों में देखते कहा, गोया उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ। और यहाँ अनुषे की बस हो गई थी। वो उसके सीने से लगती हिचकियों के साथ रोने लगी। आखिर कब तक मजबूत बनती?
वो नहीं बनना चाहती थी इतनी मजबूत। उसे भी सहारा चाहिए था जो आज रेहान की सूरत में मिल रहा था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बासिल को अरेस्ट करवाऊंगा, रेहान ने नरम लहजे में कहा। वो उसके गिर्द हिसार नहीं बांध पाया था, अभी वो नामहरम थी उसके लिए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका अंजाम मैं सोच चुकी हूँ। तुम बताओ, निकाह करोगे या नहीं? उसने इस बार दो टोक अंदाज में पूछा था, ऐसे जैसे उसने इनकार किया तो यहीं उसका कत्ल कर देगी। रेहान ने इस बात में सर हिलाया। चलो फिर। अनुषा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कार की तरफ खींचा। रेहान ने उसके साथ चलते अरसलान को मैसेज किया था। वो दोनों रेहान के घर पहुंचे तो अरसलान वहां पहले ही काजी साहब और गवाहन के साथ मौजूद था। थोड़ी ही देर में वो उसके निकाह में आ चुकी थी और अब उसके ही घर में उसी के मुताबिक वो अब रेहान की बीवी है। सो यही उसका घर था। रेहान की तो जैसे दिल की मुराद भर आई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अनुषा इर्द गिर्द घूमते हुए उसका कमरा देख रही थी। रेहान ने उसकी कमर में हाथ डालते उसको खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। अनुषा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी लेकिन रेहान उसकी गर्दन पर झुका अपना लम्स छोड़ रहा था। रेहान, अनुषा ने कांपते लहजे में उसे पुकारा। जी। रेहान ने मसरूफ अंदाज में कहा। रेहान, पीछे हटो, मुझे सोना है। भूलो मत, अगर तुम सुबह ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारी बॉस बहुत बुरी सजा देती है। अनुषा उसको पीछे हटाने की कोशिश करते लरजते लहजे में बोली। रेहान का दिल किया उसकी पतली होती हालत पर कहकहा लगाए, लेकिन फिर कहकहा लगाकर खुद ही फंस जाता, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। उसकी गर्दन से सर उठाते वो अनुषा को उठाए बेड पर लेटाते उसके होंठों पर झुका था। कुछ देर बाद पीछे हटता वो उसके बराबर लेट था, उसका सर अपने सीने पर रख चुका। वो समझ सकता था उसकी हालत। वो बासिल को अच्छी सज़ा देने का इरादा रखता था। अब पता नहीं अनुषा ने उसके लिए क्या सोच रखा था। सुबह वो दोनों तैयार होते ऑफिस पहुंचे। अनुषा ने रेहान से कहा था कि वो अपना ग्रैंड वलीमा करते ही सब लोगों को बताएंगे कि शादी कर चुके, इससे पहले नहीं, जिस पर रेहान भी मान चुका था। इसलिए आते ही वो भी अपने काम में लग गया। अनुषा ने अपने वकील को बुलाया था। वो काफ़ी देर तक उसके पास बैठा रहा। वो वापस चला गया। उसके बाद वो दोनों सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ रहे। वापसी पर दोनों साथ ही गए। अगले दिन खबरों में बासिल के बारे में बताया जा रहा था कि अनुषा नदीम ने उस पर 20 करोड़ चोरी करने का मुकदमा किया है। साथ में उसने बासिल के वालिद की भी तमाम कंपनी में अपनी शेयर्स बेच डाले थे, जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ। बासिल जेल पहुंच चुका था और उसके वालिद साहब ये सब ना करती, लेकिन उससे उनका भी पता चला कि वो बहुत गलत आदमी है। नेज़ वो लोग रोड पर आ चुके थे। अनुषा ने एक काम बहुत अच्छा किया कि बासिल जब भी चेक लेकर जाता था उसने फाइल में उस काम का रिकॉर्ड रखने के लिए बासिल को कहा था कि वो पेपर्स पर साइन करके वहाँ अपना काम लिख कर जाया करे। बासिल ने हर बार जितने भी पैसे लिए उसने कंपनी का काम लिख कर लिए थे, लेकिन जो काम फाइल में लिखे हुए थे उनमें से एक काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। कुछ तो किए ही नहीं गए थे। उससे अनुषा को उसे जेल तक पहुंचाने में बहुत मदद हासिल हुई। रेहान बासिल का हाल देखते बहुत खुश था। अनुषा अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने रिमोट से ग्लास वॉल के पर्दे हटाए जहां से ऑफिस के बाहर का सारा मंजर नजर आ रहा था। एक मंजर पर उसकी नजरें ठहर सी गई। उसने आंखें छोटी छोटी करते घूरते हुए उसकी तरफ देखा जहां रेहान खड़ा था। उसके करीब ही फिजा थी। दोनों हंसते हुए कोई बात कर रहे थे। रेहान को खुद पर नजरों की तपश महसूस हुई तो उसने नजरें सामने पड़ी जहां अनुषा उसे खा जाने वाली नजरों से घो रही थी। वो गड़बड़ाया। अनुषा ने उसकी तरफ देखते टेबल पर रखे माइक का बटन ऑन किया। एवरीवन गेट बैक टू योर वर्क। पूरे ऑफिस में उसकी आवाज़ गूंजी थी। सारा स्टाफ अलर्ट होता अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया। फिजा भी चली गई। रेहान भी मुस्कुराहट दबाता अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। अनुषा का गुस्से से बुरा हाल था। रेहान की हिम्मत कैसे हुई किसी से ऐसे हंसकर बात करने की। वो खुद पर हैरान थी कि वो इतनी जेलस क्यों हो रही है। हालांकि जब वो बासिल के साथ थी वो कभी इस तरह जेलस नहीं होती थी। हालांकि उस दिन उसको क्लब के कमरे में देखकर भी उसके दिल में कोई एहसास नहीं जागा था, लेकिन रेहान के फिजा से हंसकर बात करने पर ही वो बुरी तरह जेलस हो चुकी थी। वो लोग तो पहले भी ऐसे बात करते थे, लेकिन तब अनुषा ने शायद कभी गौर नहीं किया था। अब रिश्ता बदल चुका था। वो इसका महरम था। शायद निकाह का ही असर था कि उसके दिल में रेहान की मोहब्बत जागी थी।
उसने उस दिन घर जाते ही रेहान की अच्छे से क्लास ली, जिसके बदले में रेहान की शोख जिसारतों ने उसे पछताने पर मजबूर कर दिया था। उस रात ही अनुषा ने उसी इतवार का वलीमा फाइनल कर दिया था। देखते ही देखते इतवार भी आ पहुंचा। उन दोनों का वलीमा उरूज पर था। कुछ लोग बातें बना रहे थे तो कुछ उनकी जोड़ी को सराह रहे थे और कुछ हसदो जलन का शिकार थे, लेकिन उन दोनों को ही परवाह नहीं थी। रेहान ने अनुषा के साथ अपनी सारी कमाई इन्वेस्ट करते कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लिए थे। वो अब उस कंपनी का 50% मालिक बन चुका था। दोनों पार्टनर्स बन गए थे। ये भी उन्होंने आज ही अनाउंस किया था। वलीमा अपने इख्तिताम को पहुंचा तो अनुषा और रेहान घर वापस आए। रेहान ने अनुषा से कहा था कि वो बहुत जल्द बहुत बड़ा और अच्छा घर बनवा लेगा, जिस पर अनुषा खामोश रही थी। रेहान उसको कमरे में छोड़ते बाहर गया था क्योंकि अरसलान और उसके 2 मज़ीद दोस्त अभी उससे मिलने के लिए आए हुए थे। अनुषा बेड पर घूंघट निकालकर बैठती उसका इंतज़ार करने लगी। वो चाहती थी रेहान के तमाम हकूक़ अदा करे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही उसे इंतज़ार करते पाया। रेहान को खुशगवार हैरत हुई। अगर आप मुझे ये बात कार में ही बता देती तो आपको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। रेहान उसके सामने बैठता हुआ बोला। अनुषा ने सर झुकाया। उसकी अमल पर रेहान का कहकहा गूंजा। आपके लिए गिफ्ट है मेरे पास। रेहान ने अपनी पॉकेट से एक सुर्ख डिब्बा निकालते उसके सामने किया। उसने खोलते हुए सामने किया तो इस बॉक्स में सोने की पायल की खूबसूरत सी जोड़ी थी। रेहान ने पायल उसे पहनाने के लिए उसका पैर आगे बढ़ाने का कहा। अनुषा ने बिना झिझके अपने पैरों से लहंगा हटाया तो रेहान ने उसके दोनों पाँव में पायल पहनाई। वो वापस उसके मुकाबले आ बैठा था। रेहान ने उसका घूंघट उल्टा तो दंग रह गया। वो पार्टी में न्यूड सा मेकअप किए हुई थी, बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन उस वक्त वो मुकम्मल ब्राइडल मेकअप में थी। रेहान बिना उसे मौका दिए उसके लबों पर झुक गया था। अनुषा ने बाजू उसके गिर्द बांधते खुद सुपुर्दगी का ऐलान किया। रेहान सरशार सा होता उस पर झुका था। बाहर अचानक जोरों शोर से बारिश शुरू हुई थी और अंदर रेहान उस पर बरसता उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रहा था, जिसमें भीगते वो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।